आज का हमारा टॉपिक है बोर्स मॉडल। ठीक है, ये जो बोर्स मॉडल है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आए हैं आईआईटी जेईई में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आज तक। ठीक है, और ये इक्वली इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछा जाता है। इनफैक्ट आईआईटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक होने का मतलब ये है कि भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मानना। ठीक है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर फिर कुछ है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री। नहीं तो केमिस्ट्री के एक चैप्टर देखना ज्यादा फिर कभी नहीं पूछा जाता। और फिर इम्पोर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। इस बार फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी से मैथ का प्रॉब्लम आ गया। फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी से मैथ का प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसे तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ऐसी कुछ समस्या वाली बात नहीं। तो वो तो अपनी लॉटरी, अपना चांस की बात है। तो इसमें तो डायरेक्टली सॉल्व पूछे जाते हैं फिर यूज हो जाता है। डायरेक्टली सॉल्व पूछे जाते हैं यूज हो जाता है। ये कहां से पूछ लिया तुमने? क्या मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ऐसा रहता है ये पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते आईआईटी में, जिसमें तुमको बताया कालिदास का कान खोल के सुन लो तुम तो, है ना। अगर कोई आदमी कहता है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जो तुम बना रहे हैं, आज तक आईआईटी में कभी कोई क्वेश्चन रिपीट तक तो हुआ नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां से आएगा? कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं हुआ। समझ रहे हैं नहीं? ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्स मॉडल की बात करते हैं। बोर मॉडल क्या है? तो इनका बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका अपना एक प्रपोजल था एटम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसने अपना एक मॉडल दिया और हर मॉडल की कुछ धारणाएं होती हैं जिनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो बोर पोस्टुलेट्स, बोर पोस्टुलेट्स। तो इसमें भी पहली पोस्टुलेट यही है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, an atom consists of nucleus, an atom consists of nucleus situated at the center, of atom, around which the electrons revolve in circular path. Around which the electrons revolve in circular path. Full stop. The second postulate है, the electrostatic force of attraction between the electrostatic force of attraction between electron and nucleus, electrons and nucleus is equal to the electron and nucleus is equal to the centripetal force acting on the revolving electron. Centripetal force acting on the revolving electron. ठीक है, ये वही पोस्टुलेट है जो हमारा रदरफोर्ड से आया था। जैसे हमारा कोई ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर m मास का है, r की रेडियस पे है,
और v की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze का पॉजिटिव चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, Z का एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, m मास है, v की वेलोसिटी से जा रहा है और r की रेडियस पे है। क्या है? r की रेडियस पे है। इस सिचुएशन में जो है यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। ये हमारा k इंटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। तो q1 की वैल्यू है Zt इंटू e अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी बोर्ड की अपनी पोस्टुलेट है ना? देखा होगा आपने, ये रदरफोर्ड की पोस्टुलेट से मिलती जुलती है। ये रदरफोर्ड की पोस्टुलेट से मिलती जुलती है। और जैसा कि उसने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में करता है, तो आप तो मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियस के अराउंड कितने सर्कुलर पाथ पॉसिबल है? एक न्यूक्लियस के अराउंड कितने सर्कुलर पाथ पॉसिबल है? इनफाइनाइट। तो क्या इलेक्ट्रॉन हर पाथ पे रिवॉल्व करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन हर पाथ पे के अराउंड रिवॉल्व करेगा? नहीं। इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ सर्टेन पाथ पे रिवॉल्व करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, क्या एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। तो लिखिए इसमें ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, of the infinite number of possible circular orbits around the nucleus, an electron can revolve only in those orbits in which its angular momentum mvr is the integral multiple of h/2π. mvr is the integral multiple of h/2π. मतलब इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जहां पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कहने का मतलब mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n इंटू h/2π। यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 भी बोल सकते हैं। और इस रूल को, जो रूल अभी हमने पढ़ा है, इस रूल को बोर्स क्वांटाइजेशन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका मतलब हर पाथ पे नहीं जाएगा, और जो ये पाथ है जहां पर mvr nh/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, उस पाथ को, उस सर्कुलर पाथ को बोर ने ऑर्बिट का नाम दिया। किसका नाम दिया? ऑर्बिट। नेक्स्ट पार्ट ये, these circular paths are known as stationary orbits.
these circular paths are known as stationary orbits, and by the time an electron revolves in any of these stationary orbits, where it neither loses energy nor gain energy, itself. कहने का मतलब कि हर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये मान लीजिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जिनकी बात की गई, ठीक है, इनके बाकायदा नाम रखे गए। बोर ने इनका नाम रखा, इसका नाम रखा के पहले वाले का, दूसरे वाले का एल, इसका एम, इसका एन एंड सो ऑन। सही, ये फर्स्ट वाली का नाम था के, सेकंड वाली का ये, थर्ड वाली का ये और फोर्थ वाली का ये, एल की इस तरीके से नाम रखे। सही है। अब उसका ये कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहता है, जब तक वो इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रहता है तब तक वो कोई भी किसी भी तरीके की अपने आप ना तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ना ही लॉस। अब चाहे मैक्सवेल सही था नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैक्सवेल क्या था हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है कि अगर सर्कुलर पाथ में है, स्टेशनरी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, तो वो ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लॉस करेगा। अब जिसको मॉडल का मतलब पता है, मॉडल का मतलब ये तो बोर मॉडल, जिसको मानना हो मानो और नहीं मानना हो मत मानो, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौ में सीधी बात, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अपने आप एनर्जी ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। यानी कि आप तो सीधे सीधे मानो जब तक वो इस ऑर्बिट में है तब तक एनर्जी लॉस और गेन नहीं करता, बात खत्म। हाँ, जैसे इसको छोड़ेगा तो फिर गेन या लॉस हो सकता है। अगर वो यहाँ में भी है, इस ऑर्बिट में भी है, तो भी जब तक वहां है तब तक एनर्जी लॉस या गेन अपने आप नहीं करेगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है, each stationary orbit is associated with certain amount of energy. इसमें नेक्स्ट आता है, each stationary orbit is associated with certain definite amount of energy The greater the distance of an orbit, the greater the distance of an orbit, from the nucleus, the greater will be its energy. The greater will be its energy. कहने का मतलब समझिए, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी। एक्चुअली में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सिस्टम है ये एक अट्रैक्टिव सिस्टम है। अट्रैक्टिव सिस्टम में जब दो पार्टिकल जितना पास आएंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। समझ में आया कि बढ़ेगी नहीं, कम होगा। फिजिक्स का बहुत बड़ा फंडा है, सीख लो, वर्क पावर एनर्जी।
वो लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप तो शुद्ध हिंदी में सब लोग कैसे समझते हैं। शुद्ध हिंदी में ये दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं और आपने समझ में आया क्या होगा? उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, दो पार्टिकल पास नहीं आना चाह रहे और आप जबरदस्ती उनको पास ला रहे हैं, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज कर देगी। What is the energy to do that equivalence one? भैया भैया ध्यान दे रहे, इसको सुनो। इंटरनेशनल लेवल का, ना तो ये कोटा लेवल का ज्ञान है ना ये नेशनल लेवल का ज्ञान है। ये इंटरनेशनल लेवल का ज्ञान है, फिजिक्स में कहीं लगा लेना, कैसे लगा लेना, ऐसे ही होता है। दो पार्टिकल पास आना चाह रहे हैं, आपने आने दिया, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होगी, लगभग खत्म। समझ में आया कि नहीं? अगर पहले जीरो थी तो जीरो के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो गई। दो पार्टिकल पास नहीं आना चाह रहे, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के लिए अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के केस में था, तो पॉजिटिव पार्टिकल थे, एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, रिपल कर रहे थे, लेकिन हम जबरदस्ती उनको पास ला रहे थे। क्या हो रहा है? उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अपने आप तो पास आ नहीं रहे, तो जब तुम पास ला रहे हो तो जबरदस्ती कर रहे हो, उसको फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगा रहे हो तो एनर्जी कहाँ जाएगी? सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। इतनी बातें समझ आ रही तुम्हें? है ये चौक है, ये चौक का बार ऊपर फेंका हमने तो क्या हुआ? पहले इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दी, अब यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी दी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी पहले धीरे 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 बढ़ती गई और यहाँ पे जब टॉप लेवल पे चौक यहाँ पहुंची थी, जिसके बाद ये नीचे आने लगे तो वहां पे सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब चौक तो नीचे जाना चाह रही थी, मैंने जबरदस्ती ऊपर फेंका था ना, तो करो जबरदस्ती बढ़ेगी ना पोटेंशियल एनर्जी, बात ही खत्म हो गई। इतनी नॉर्मल चीज फिजिक्स आपको समझ में नहीं आती, बहुत सिंपल सी फिजिक्स है, नेचुरल। केमिस्ट्री का मतलब ही यही है, नेचुरल फील, हर चीज का नेचुरल फील। आप अनुमान पढ़ना नहीं चाहता, इसके पापा जबरदस्ती इसको पढ़ा रहे हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी दिन पे दिन बढ़ती जाए, बाल इसके धीरे धीरे कम होते जाए, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है ना। आप यही मन लगा ले अगर पढ़ाई में तो इसका तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका मन तो और कहीं कहाँ है बेटा? गाओ मन पढ़ाई में लगाओ, हमारी आंखें कुछ बोलती है। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव सिस्टम है। क्या है? ऑन रिकॉर्ड हो रहा है सब, आपको दिखाऊंगा। क्या झाँक रहा है तेरे अंदर, ऐसा क्या झाँक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो एक्चुअली में इनफाइनाइट पे दो चार्जेस की इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो ले लेते हैं, इनफाइनाइट पे जीरो मान के देखते हैं। तो अगर वहां पर जीरो थी तो ये पास आएंगे, तो जीरो से कम नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? एक्चुअली में जो सबसे पास ऑर्बिट होती है उसकी नेगेटिव में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी होती है उसकी। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। यही बात हम समझाना चाह रहे हैं इस पोस्टुलेट के हिसाब से, जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट होती है जहां पर ये जीरो होती है। ठीक है, और उससे ज्यादा अगर एनर्जी है तो उसको हम कम नहीं करते, मतलब हम एक न्यूट्रल एनर्जी है जो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, है ना। अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डाल दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ भी बाहर जा सकता है, और ज्यादा एनर्जी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, वो एक अलग चीज है। उसको हम अभी देखेंगे कितनी एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट इसी में आता है, these stationary orbits are represented by K, L, M, N, and dash. These stationary orbits are represented as K, L, M, N, dash dash dash. K, L, M, N, dash dash dash.
first, second, third, fourth, dash, respectively orbit. For first, second, third, fourth, dash, respectively orbit. अभी तुमने इंसानों को सर पे सीख देखे? नहीं, और नहीं, इंसानों को सर पे सीख देखे? नहीं, शीशा देखना जाके। अरे 7 पीरियड होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। 7 ऑर्बिट के बाद कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो 7 के आगे तो कुछ होता ही नहीं है। अर्थ पे तो नहीं होता है। अब तुम प्लूटो पे जाओ तो जाओ, हम क्या करेंगे? हमारे पास तो ऐसा कोई जुगाड़ ही नहीं। 7 के बाद कुछ भी नहीं होता। तो उसने नाम रखा, मैं थोड़ी रखा, मम्मी ने क्या नाम रखा? मुदित। अब हम कहें मुदित क्यों रखा, मुदिता क्यों नहीं रखा? है तो जवाब इसका। अरे बोर अंकल का मॉडल है, बोर अंकल ने जो कह दिया मानना मानो, नहीं अपना जाओ टेबल के पेड़ के नीचे जाके। ये तो बोर का कहना है, मेरा थोड़ी कहना है। मैंने इसमें कहा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मल अकॉर्डिंग टू एनर्जी बोला है सब। ये तो बोर ने कहा कि बोर ने उसका नाम रख दिया, आज भी उसका नाम वही है। थोड़ा खत्म बताओ भाई, सामान्य है। तो फिर सर ऐसे क्यों बोलना सर इनफाइनाइट होगी? मैंने कहा बोला इनफाइनाइट सर इनफाइनाइट होगी, ऑर्बिट में एनर्जी जीरो होगी। मैंने कहा बोला नहीं, मैंने कहा बोला इनफाइनाइट स्केल होगी। वो इनफाइनाइट डिस्टेंस बोला है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकता है कोई इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है, उसका नाम मुझे पता ही नहीं, उसका नाम ही रख दिया इनफाइनाइट। अब यहाँ से मतलब वो है तो मैं क्या करूँ? मेरा क्या है, कोई रोल ही नहीं उस चीज। I don't have any role for this. बातें करता। तो चीजों को समझिए, डाउट तो आएगा नहीं, सही है। और यहाँ पर अब बात आती है कि जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होता है वो क्यों और कैसे होता है। तो देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रहता है तब तक तो वो एनर्जी इमिट करता है ना, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब उसको कोई फोटोन मिलता है और वो उसे पसंद आ जाता है, अब हमने कहा था पसंद आ जाएगा, तो आज पसंद वाली भी बात कर लेते हैं। कौन सा फोटोन पसंद आएगा? बोला ना पसंद आएगा। ये वाला मान लो कि ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इस p ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जम्प करना है। तो देखो, किसी इतनी फाइनाइट एनर्जी का फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा जिसको लेके ये 2 पे चला जाए या 3 पे चला जाए या 4 पे चला जाए, एक बार में जहां जा सकता है वहां तक चला जाए। या ऐसा भी हो सकता है उस फोटोन को लेके वो इंफिनिटी पे चला जाए, तो वो उसकी पसंद है। अगर वो उसको लेके कहीं नहीं जा सकता तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सही है। तो जब कोई फोटोन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तब तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है। और जब कोई ऊपर से नीचे आता है तो वो फोटोन का एमिशन करता है। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ फोटोन क्यों होता है, ये बात समझ में आ गई। यही नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा बताता है। देखिए, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation takes place only when an electron jumps from one stationary orbit to another stationary orbit. One stationary orbit to another stationary
ऑर्बिट। एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरी स्टेशनरी ऑर्बिट में जब जंप करता है, अब वो नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये फोटोन एब्जॉर्ब होगा जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये फोटोन इमिट करेगा जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल। तो नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेशन, और ऊपर से नीचे आता है तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। बात समझ गए? और एक बार जंप करने पे, ध्यान रखिएगा, एक बार जंप करने पे केवल एक ही फोटोन निकलता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो मान लो 4 से 1 पे है तो वो कई तरीके से जंप करके है, पहले 4 से 3 पे है, फिर 3 से 2 पे है, फिर 2 से 1 पे है। ऐसा भी हो सकता है वो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए। सही है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक जंप एक फोटोन, बस। रही बात उसकी एनर्जी की, वो हम देख लेते हैं वो एनर्जी कैसी है। तो सर 4 से 1 पे आया तो 4 से 3 और 3 से 2 में दो फोटोन निकल जाएंगे। गलत फहमी मत कर। 4 से 1 आएगा ना तो सीधा एक है फोटोन निकलेगा, अलग अलग से कोई मतलब नहीं। क्या बोला मैंने? एक जंप एक फोटोन, लफड़ा खत्म। समझ में आई बात? हाँ, इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, जो एब्जॉर्ब फोटोन होता है या जो एमिटेड फोटोन होता है, इस फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि कहां से कहां पे ट्रांजिशन हो। अब 4 से 1 पे आएगा ना तो जो एक फोटोन की एनर्जी होगी वो 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1 वाले तीनों फोटोन की एनर्जी के सम के बराबर होगी। एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन आपने अभी देखा, ये h न्यू होती है, इसको hc/λ भी बोलते हैं। अब ये एब्जॉर्ब हो सकता है या हिट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इसकी एनर्जी होती है वो E हायर माइनस E लोअर के बराबर होती है। कहने का मतलब ये न्यूक्लियस है, इसमें एक एनर्जी लेवल है E लोअर और दूसरा एनर्जी लेवल है E हायर। सही है? तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने कोई hν फ्रीक्वेंसी का फोटोन मारा और वो यहाँ चला गया, तो ये जो hν की वैल्यू होगी, अगर ये एक्साइटेशन हो गया तो ये बात पक्की है कि इस फोटोन की एनर्जी दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो E हायर माइनस E लोअर के बराबर होगा। हाँ, अगर इस यहाँ से वापस आ गई है, डी एक्साइटेशन हो गया सपोज, तो सेम डी एक्साइटेशन में सेम फोटोन बाहर हो जाएगा, यानी कि ये hν का फोटोन बाहर हो जाएगा। ये सीधा सीधा फिनोमेना है, जनरल फिनोमेना है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप पूछिए। ये हमारा बोर का मॉडल था और बोर के मॉडल की अपनी छोटी छोटी पॉस्टुलेट्स थी। दिन तो बोल दियो, सोमवार से सुबह 6 बजे क्लास है, आगे पार्ट 2 की। जो 12th वाले बच्चे हैं तो जिनको थोड़ी बहुत अगर फिजिकल वगैरह आती है, आयनिक पार्ट 2 जिसमें हम टाइट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, KSP सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, है ना, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और फिर सॉलिड स्टेट, और फिर उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं इन 1 में। मॉर्निंग 6 AM पे क्लास लगती है, सुबह 6 बजे।
6 से 8, ठीक है। तो वो जो है वो क्लास में आ सकते हैं। जिन्हें 12th वाले जो बच्चे हैं, अगर किसी के 12th का सिलेबस जल्दी खत्म करना है तो वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है। दिसंबर तक उसका यहाँ से लेके वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट है तो वो आ सकता है, ठीक है। और बाकी जो 13 वाले उनका रेगुलर चल ही रहा है। जिसको दिसंबर में जाना है घर, सही है, वो वहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारा जो है पूरा का पूरा बोर मॉडल है, ठीक है। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है किसी nth ऑर्बिट की, कोई भी ऑर्बिट है उसका रेडियस निकालेंगे। उस रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। और फिर उस nth ऑर्बिट की एनर्जी भी निकालेंगे, यानी कि जो nth ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी। समझ आया कि इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आगे होगी कैलकुलेशन ऑफ Rn, Vn and En. Rn radius of nth bohr orbit, Vn है velocity of nth bohr orbit, और En है एनर्जी ऑफ nth bohr orbit। ठीक है, इनका मेरे को कैलकुलेशन करना है। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है ना। हम इसको Rn को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, V से तो कोई दिक्कत नहीं, और E से तो भी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो पहले वाला भी मॉडल था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारी बोले mv² R is equal to kZe square upon R square। बोलो, mv square upon R is equal to kZe square upon R square। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। और दूसरी इक्वेशन थी हमारी mvr is equal to n into h upon 2 pi। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से जो है v की वैल्यू निकालते हैं। तो v की वैल्यू आती है nh अपॉन 2 पाई mr। ठीक है, और इस v की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक, तो जैसे आप इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन r into v square, तो n square h square upon 4 pi square m square into r square is equal to
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चल बसा, ये एम से ये एम चल बसा, तो ये m से m चल बसा, तो यहां से r n, वही r की वैल्यू आती है हमारी, देखिए क्या आ रही, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। ये r का वैल्यू है, यही r है। तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल होने के बाद n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m के z स्क्वायर, ये आ रही कि नहीं आ रही? इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें केवल जो है एक n स्क्वायर ऊपर की तरफ वेरिएबल है और एक नीचे z वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी लिखी जा सकती है Rn is can be written as directly proportional to n स्क्वायर बाई z। वेलोसिटी ऑफ एन बोर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्बिट में रहेगा उसी की तो वेलोसिटी होगी। अब एनर्जी ऑफ एन बोर ऑर्बिट है, तो एन बोर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम इसकी सारी कांस्टेंट रख के वैल्यू लिखें ना, तो कांस्टेंट रख के वैल्यू आती है Rn is equal to 0.529 into n square upon z, angstrom। ये वैल्यू हमारी एंगस्ट्रॉम में आती है, ठीक है। अब इसी Rn की वैल्यू, ये जो R की वैल्यू है, आप एक्सप्रेशन नंबर 3 में रख दीजिए, क्योंकि ताजा ताजा आपने Rn निकाला है ना, उसको उठा के आप एक्सप्रेशन नंबर 3 में रख दीजिए। ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू इसमें पुट की, तो जैसे ही यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर Dn का वैल्यू क्या आ रहा है? अरे भाई NH अपॉन, पहले तो फॉर्मूला निकालोगे ना, पहले की वैल्यू बता दोगे, रटे रखते हो तो उसका क्या मतलब है? तो ये आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m के z स्क्वायर, ये तो आ रहा है। ये NH से ये NH चल बसा, ये 2 से 2, पाई से पाई, m से m, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन वन मिनट, ये पाई भी तो बचेगा, स्क्वायर होगा ना, ये पाई भी तो बचेगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन बोर ऑर्बिट, यानी कि जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by the velocity is directly proportional to z by n। बोलो सही है।
वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई n है। अगर हम इसकी सारी वैल्यू कांस्टेंट वगैरह लिखें तो यहाँ पर dn की वैल्यू आपका वर्क आउट 0.186 into 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है ना। इन फॉर्मूलोस पे डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और वो क्वेश्चन कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के बोले कैलकुलेट द रेशियो ऑफ velocity, calculate the ratio of velocity calculate the ratio of velocity of third orbit electron in Li 2 plus and 2 first orbit electron in He plus and in He plus ion, इसको आपको बताना भाई। सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आप जो है वेलोसिटी निकाल रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की Li 2 प्लस में, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो यानी कि यहाँ पर z बाई n होता है वेलोसिटी ऑफ, हाँ, तो थर्ड ऑर्बिट वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 3 बाई n की वैल्यू कितनी है 3। और अभी फर्स्ट ऑफ He प्लस एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके 2 बाई 1। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2 बाई 1 के और हो जाएगी 3 बाई, इसका रेशियो निकालना है तो 1 बाई 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड अपॉन बी फर्स्ट। ये Li 2 प्लस की थी और ये He प्लस की है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई 1। सीधा सीधा सिंपल, ठीक है। इसी के बाद इसी में एक कंसेप्ट और आता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब क्या है इसका, इसका सेंस क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस है, और जो ये न्यूक्लियस है इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रेवोल्यूट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर वहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ गई? गुड। इसको निकालते कैसे, तो लिख लीजिए
पहले इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। It is the number of revolution made by an electron, made by a revolving electron. It is the number of revolution made by it is the number of revolutions made by made by a revolving electron per unit second around the nucleus. Per unit second around the nucleus. बोलो बात समझ में आ गई? एक यूनिट सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाए उसने, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। सही। अब इसको निकालना कैसे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। हाँ जी। तो t टाइम में पहले जब टाइम इलेप्स कैसे सोचते हो? टाइम टेकन इन, तुम सोचो ना क्या होगा? -6 को -6 टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन, एक 2πr, एक चक्कर की डिस्टेंस, एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ओके, तो ये 2πr/v हो गया। तो टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन 2πr होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इन 1 सेकंड बताओ v by 2π, या 1/t हो जाएगा कि नहीं अगर ये टाइम t था। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन को प्रोपोर्शनलिटी में देखना है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? v किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? v is directly proportional to z by n और r is directly proportional to n square by z। तो ये अगर देखा जाए तो this is directly proportional to z square upon n। This is called frequency of revolution of electron। बेटा नॉर्मल समझ में आया?